प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा पाथ यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नोत्तर को, जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में होंगे। और इसमें हम लोग समाहित करेंगे अपठित गद्यांश, हिंदी वर्णमाला, मात्रिक और अमात्रिक शब्द, वाक्य रचना। इन टॉपिक को लेकर के 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न को हम लोग देखेंगे, जिसका कि व्याख्या के साथ यहाँ पे आंसर दिया रहेगा, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो देर न करते हुए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आइए आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जो पहला जो गद्यांश है, इसमें 1 से 5 तक के प्रश्न होंगे और उसके गद्यांश के बाद उसके प्रश्नोत्तर होंगे। तो जो पहला गद्यांश है हमारा, यहाँ पे दिया गया है कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य के भीतर छिपी हुई शक्तियों को जगाना, उसे एक अच्छा इंसान बनाना है। यानी शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या बताया गया है कि मनुष्य के भीतर जो भी छिपी हुई शक्तियाँ हैं तो उसको जगाना और एक उसे अच्छा इंसान बनाना। केवल किताबी ज्ञान अर्जित कर लेना ही शिक्षा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति उच्च शिक्षित है परंतु उसके भीतर दया, करुणा, ईमानदारी और परोपकार की भावना नहीं है तो उसकी शिक्षा व्यर्थ है। सच्ची शिक्षा हमें समाज के प्रति कर्तव्यों का बोध कराती है। आज की शिक्षा प्रणाली में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, जिसे रोकना अत्यंत आवश्यक है। तो ये हमारा गद्यांश रहा और इस पे कुछ प्रश्नोत्तर रहेंगे। तो जो पहला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? तो इसका हम लोगों ने पढ़े, ऑप्शन में दिए गए कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो भी हम ऊपर गद्यांश पढ़े हैं उसमें से कौन सा आंसर सही होगा कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है। तो दिए गए ऑप्शनों में सबसे बेस्ट ऑप्शन नंबर बी है कि मनुष्य के भीतर छिपी शक्तियों को जगाना और अच्छा इंसान बनाना ही वास्तविक शिक्षा का उद्देश्य है। तो इस प्रकार से हमको ध्यान से गद्यांश को पढ़ना है और उसका उत्तर ढूंढना है। गद्यांश की पहली पंक्ति में स्पष्ट लिखा गया है कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य के भीतर छिपी हुई शक्तियों को जगाना और उसे अच्छा इंसान बनाना है। फिर आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 2 है कि उच्च शिक्षित व्यक्ति की शिक्षा को कब व्यर्थ माना गया है। यानी यहाँ पे आपको दिया गया कि जब वह धन न कमा पाए, जब वह नौकरी न पा सके, जब उसके भीतर दया, करुणा, ईमानदारी जैसे मूल्य न हो, जब वह किताबी ज्ञान में कमज़ोर हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सबसे बेस्ट आंसर है कि ये जो भी गद्यांश के अनुसार कि उच्च शिक्षित व्यक्ति शिक्षा को कब व्यर्थ माना गया है, जब उसके भीतर दया, करुणा और ईमानदारी जैसे मूल्य न रहे तो उसकी शिक्षा क्या है? व्यर्थ है। यानी गद्यांश के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के अंदर मानवीय मूल्य जैसे दया, करुणा, ईमानदारी नहीं है तो उसकी शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है कि नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। यानी जो नैतिक शब्द है इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं छोटी ई की मात्रा लगी हुई है क, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इक प्रत्यय हो जाएगा। यानी नैतिक में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नीति मूल शब्द में इक प्रत्यय लगाने से नैतिक शब्द बनता है। अब यह कैसे बना है? जब इक प्रत्यय लगता है तो मूल शब्द के पहले जो स्वर बड़ी है में वृद्धि होकर वह अय हो जाता है, यानी नैतिक हो जाता है। नीति में इक प्रत्यय लगाने से नैतिक बन जाता है। गद्यांश जो है, इस गद्यांश में ह्रास शब्द का क्या तात्पर्य बताया गया कि ह्रास का क्या अर्थ है? हंसना, उन्नति, गिरावट या कमी या विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा गिरावट या कमी। यानी ह्रास का अर्थ है कमी, गिरावट या नष्ट होना। यहाँ नैतिक मूल्यों का ह्रास यानी मूल्यों में गिरावट से संबंधित है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। ईमानदारी शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? जो ईमानदारी शब्द है संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो यहाँ इसको आंसर को हल करने से पहले हम लोग देखेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। नेम इज नाउन, नाम ही संज्ञा है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। तो संज्ञा कितनी हो गई? 5। व्यक्ति, जाति, भाव, समूह, द्रव्य या पदार्थ, 5 संज्ञाएँ होती है। अब इसमें
ईमानदारी किस संज्ञा के अंतर्गत आती है? तो ईमानदारी जो है इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, यानी ईमानदारी किस में आता है? भाववाचक संज्ञा में आता है। ये भाववाचक संज्ञा कहते किसे हैं कि वह संज्ञा जिसको जिसमें मतलब वह संज्ञा जिसको हम न तो गिन सके, न तो तौल सके, न माप सके, न देख सके, वह क्या होती है? भाववाचक संज्ञा। केवल अपने भावों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे यदि हम पूछें कि आप वीडियो देख रहे हैं तो क्या आप ईमानदारी के साथ देख रहे हैं? तो आप बोलेंगे कि हाँ, ईमानदारी के साथ तो देख रहे हैं। तो आपके अंदर कितनी ईमानदारी है? आंसर बता पाएंगे कितनी ईमानदारी है? नहीं बता पाएंगे। तो इसको गिन नहीं सकते हैं। क किलो ईमानदारी है? नहीं, तौल भी नहीं सकते हैं। किस रंग का ईमानदारी है? तो ये भी नहीं बता पाएंगे। यानी जिसको न तो माप सके, न तौल सके, न गिन सके, तो वह क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? मतलब दिए गए जो भी नाम दिया रहता है वैसा कोई दूसरा ना हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष नाम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी का नाम ले लिया जाए, किसी पर्वत, पहाड़, नदी का नाम जब ले लिया जाएगा तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाए। जैसे गंगा, हिमालय, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा यानी पूरे समूह का बोध हो। जैसे केवल नदी बोला जाए तो नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। पहाड़ बोला जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा समूह का बोध कराती है। और अंतिम होता है पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा वह होती है जिसको कि नापा तौला जा सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी है, ईमानदारी में भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव, गुण, दशा या अवस्था का बोध है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी एक गुण या भाव है तो यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अब हम लोग देखेंगे वर्णमाला यानी स्वर व्यंजन से संबंधित 6 से 15 तक के प्रश्नोत्तर को। तो क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? तो अयोगवाह क्या होता है? अयोगवाह जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि स्वर कितने होते हैं। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। कौन कौन? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। यही हमारे 11 स्वर होते हैं। और जो अंग और अह अंत में बच जाता है तो अंग को हम लोग कहते हैं अनुस्वार। अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार। और जो अह है तो अह को हम लोग विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग मिल करके अयोगवाह बनता है, यानी अनुस्वार और विसर्ग मिल करके अयोगवाह बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे अंग, अनुस्वार और अह विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। ये न तो पूर्णतः स्वर होते हैं और न ही व्यंजन। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि अयोगवाह क्या होते हैं। तो अयोगवाह न तो पूर्णतः स्वर होता है, न ही पूर्णतः व्यंजन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 7 है कि वर्ण मूर्धन्य है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य है, यानी किसका उच्चारण मूर्धा से होता है? च, ट, क, च, ट, त, प, कौन सा मूर्धन्य है? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ट हमारा क्या है? मूर्धन्य है। अब देखिए, एक होता है क वर्ग, एक होता है च वर्ग, एक होता है ट वर्ग, एक होता है त वर्ग और एक होता है प वर्ग, यानी क, च, ट, त, प, ये 5 होते हैं। क से लेकर के म तक, यानी क वर्ग में कौन कौन आता है? क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, इ, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़, त वर्ग में त, थ, द, ध, न तक, और प वर्ग में प, फ, व, भ, म तक। यानी क से लेकर के म तक को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, ये भी याद रखना है। क से लेकर के म तक को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। क वर्ग का क्या होता है? कंठ। च वर्ग का तालु, इसका क्या होता है? तालु, टी से तालु। और ट वर्ग का मूर्धा, एम से मूर्धा। की से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा। डी से दंत। त वर्ग का त, थ, द, ध, न का उच्चारण कहाँ होता है? दंत। और प वर्ग का प, फ, व, ह, म का ओष्ठ, इसका क्या होता है? ओष्ठ। ओ से ओष्ठ, यानी KTMDO। अब हम जब आप
थोड़ा और छोटे थे तो अपने पापा से बोलते थे, या आप लोग बोलती थी कि पापा हमको KTM दो, KTM दो। KTM एक गाड़ी होता है, तो उसको आप लोग रोने लगते थे, KTM दो, KTM दो, KTM दो। तो वही KTM दो ही हमारा ट्रिक है। K से कंठ, T से तालु, M से मूर्धा, D से दंत, O से ओष्ठ। आप लोग क ख अंगा च छ ज ञ ऐसे म तक पढ़ते हैं लगातार। तो K से कंठ, T से तालु, M से मूर्धा, D से दंत, O से ओष्ठ। इसका उच्चारण स्थान याद रखने का आसान तरीका ये हो गया। तो यहाँ पे मूर्धा पूछा है, तो M से मूर्धा यानी ट ठ ड ढ अड़, ट ही पहला वर्ड ले लिया। इस तरह से आसानी से याद रख सकते हैं। ट वर्ग यानी ट ठ ड अड़ का उच्चारण मूर्धा यानी जीभ का तालु के कठोर भाग से स्पर्श होता है, तो वह है मूर्धा। यहाँ कछ वर्ड किसके योग से बना हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कछ वर्ड किसके योग से बना हुआ है, तो कछ वर्ड किस में आता है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं संयुक्त व्यंजन एक होता है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र 4 होते हैं। तो इसमें क्ष जो है आधा क और श से मिलकर के बना है, त्र आधा त और र से मिलकर के बनता है, ज्ञ आधा ज और ञ से मिलकर के बनता है ज्ञ, और स्र जो होता है आधा तालव्य स और र से मिलकर के स्र बनता है। तो क्ष, त्र, ज्ञ और स्र ये 4 संयुक्त वर्ड होते हैं, जो कि इसमें क्ष किसके योग से बना है, तो क और स से। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे व्याख्या दिया है, क्ष एक संयुक्त व्यंजन है जो आधा क और पूरा स की मेल से बनता है। ये मूर्धन्य स नहीं होगा, ये होगा दान हाँ मूर्धन्य स, ये यहाँ पे गलत दिया है, तालव्य स का यहाँ पे मूर्धन्य होना चाहिए। आधा क और मूर्धन्य स से बनता है। अब क्वेश्चन नंबर अगला है कि जिन वर्डों के उच्चारण में वायु कम मात्रा में निकलती है और हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है तो उन्हें क्या कहते हैं। जिसमें कम मात्रा में वायु निकलती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण में कम निकलती है और महाप्राण में ज़्यादा वायु निकलती है। यानी वे वर्ड जिनके उच्चारण में कम मात्रा में वायु निकले तो उसे अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण जिसके उच्चारण में ज़्यादा मात्रा में वायु निकले तो उसको महाप्राण कहते हैं। अघोष किसके कहते हैं, यानी वे वर्ड जिनके उच्चारण में हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उसे अघोष कहते हैं। जिसमें स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है तो उसे सघोष कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा तथा अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण कहलाते हैं। तो अल्प प्राण क्या कहलाते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। जैसे यदि हम लोग लिखते हैं क, ख, ग, घ, अंग, तो यहाँ पे पहला वर्ड, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ड यानी क, ख, ग, अंग, ये क्या होंगे, अंतस्थ व्यंजन होंगे। उसी तरह से यहाँ छ नहीं होगा, झ नहीं होगा, ञ, ये क्या होंगे, अंतस्थ व्यंजन होंगे। यानी पहला वर्ग ऐसे नीचे की तरफ, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग जैसे आएंगे। अगला क्या हो जाएगा, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, ञ, ट, ठ नहीं होगा, ढ नहीं होगा, अड़, ये क्या होंगे, अंतस्थ व्यंजन। यानी ऐसे ही पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या होंगे, अल्प प्राण होंगे। और अंतस्थ व्यंजन भी इसमें शामिल होता है अल्प प्राण में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखेंगे कि दीर्घ स्वर नहीं है, आ, बड़ी, बड़ाऊ और ई। यहाँ पे दीर्घ स्वर ई नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। यानी दीर्घ स्वर नहीं है तो कौन सा स्वर है, ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आता है, कितने होते हैं, तो 4 होते हैं हिंदी में, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। तो ये किस में आते हैं, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं हिंदी में, तो यही 4 होते हैं। हाँ, इसके अलावा जो स्वर होते हैं वह दीर्घ स्वर होते हैं। अब एक और क्वेश्चन बनता है, किस स्वर की मात्रा नहीं होती है, तो अ की मात्रा नहीं होती है। आगे हम लोग देखेंगे कि ई एक ह्रस्व या मूल स्वर है,
हिंदी में 4 हस्व स्वर होते हैं, अ, छोटी, छोटा ऊ और री। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो यहाँ पे य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? यह जो है अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओष्ठ के परस्पर सटाने से होता है, किंतु यहीं भी कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं करता, यानी थोड़ा थोड़ा वो स्पर्श करता है, पूरा स्पर्श नहीं करता है, तो वह अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। हिंदी वर्णमाला में उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कौन से हैं? तो ये बहुत ही बार पूछा जा चुका है। तो द्विगुण व्यंजन में कौन सा होता है? ढ और ढ, ढ और ढ, यह क्या होता है? द्विगुण व्यंजन, और इसे ही उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं, ये होते हैं। इसको यह हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट के रूप में याद रखेंगे। ड और ढ, ढ और ढ द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को छूती है और फिर झटके के साथ नीचे आती है। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? ओ और औ का उच्चारण स्थान, तो इसका आंसर है कंठोष्ठ। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ हो जाएगा। अब ये देखिए कैसे बना है। ओ का निर्माण अ और ऊ के मेल से होता है। अ का उच्चारण क्या होता है? कंठ। हाँ, ऊ का उच्चारण क्या होता है? ओष्ठ। तो कंठ और ओष्ठ मिलकर के कंठोष्ठ बना है। कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ मिलकर के। ठीक, अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ऊष्म व्यंजन का सही समूह क्या होता है? तो ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? तो वे वर्ड जिनकी उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारे मुंह से कुछ कुछ गर्माहट, ऊष्मा निकलती है। यदि हाथ का पीछे हाथ अपने मुंह के पास लगाएंगे तो उसमें से थोड़ा थोड़ा ऊष्मा निकलेगी मुंह से, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन में कौन से आते हैं? तालव्य स, मूर्धन्य स, दांत्य स और ह, यानी तीनों स और ह मिल करके ऊष्म व्यंजन के उदाहरण बनते हैं। तो अब कशत र, ये क्या है? च वर्ग का है। य, र, ल, व क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। कशत र, ज्ञ और स्र क्या है? संयुक्त व्यंजन है। तो इसका आंसर ऊष्म व्यंजन पूछा है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाँ मित्रों, यदि आप लोग इसे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला काम कि आप सब्सक्राइब कर लें। तो मित्रों 5 सेकेंड का समय लगेगा, आप तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सब्सक्राइब करने के लिए। यदि अभी भी नहीं किए हैं तो कर ही दीजिए। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख के विभिन्न भागों से रगड़ खाकर निकलती है और ऊष्मा यानी गर्मी पैदा करती है तो उसे क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब प्रत्येक वर्ण के पंचमाक्षर यानी अंग, ञ, ण, न, म क्या कहलाता है? तब प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर को हम लोग क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक कहते हैं या नासिक्य कहते हैं। इसका यदि हम लोग बात करेंगे तो मात्रा के रूप में ऐसे मात्रा अनुनासिक का लगता है, यानी अनुस्वार के रूप में इसकी मात्रा लगती है अनुनासिक का। और ये एक निरनुनासिक होता है, यानी इसमें क्या होता है कि अनुस्वार नहीं लगता है, अनुस्वार नहीं लगता है। आगे थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नासिका यानी नाक से बाहर निकलती है तो उसे नासिक या अनुनासिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नासिक या अनुनासिक कहते हैं। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख के साथ नाक से भी बाहर निकलती है तो उसे हम लोग नासिक या अनुनासिक कहते हैं। और जिस वर्ण के उच्चारण में वायु केवल मुख से बाहर निकलेगी, नाक से नहीं, तो उसे हम लोग निरनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? निरनुनासिक। निरनुनासिक उसको क्या कहते हैं हम लोग? निरनुनासिक। केवल यदि मुख से निकले तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? निरनुनासिक। निरनुनासिक कहते हैं। और नाक और मुंह दोनों से निकले तो उसे अनुनुनासिक कहते हैं। अगले हम लोग भाग 3 पे देखेंगे मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक यानी बिना मात्रा का है, यानी जिसमें कोई भी मात्रा नहीं लगा है? तो कारखाना, महल, चिड़िया, कपीस। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आ की मात्रा लगी है क और ख में। यहाँ पे
चिड़िया में छोटी ई और अड़ा में छोटी ई की मात्रा लगा है, कपीस में प में बड़ी की मात्रा लगा है, और महल में कोई मात्रा नहीं लगा, यानी बिना मात्रा का है महल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। महल शब्द केवल मूल व्यंजन और छिपे हुए अस्वर का प्रयोग हुआ है, इसमें कोई दृश्य मात्रा नहीं लगी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे। अमात्रिक शब्दों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अमात्रिक शब्दों के संदर्भ में इसमें किसी भी स्वर का योग नहीं होता, इसमें अस्वर का योग होता है जिसकी कोई पृथक मात्रा नहीं दिखाई देती। ऑप्शन नंबर सी है कि ये केवल दो अक्षरों से के होते हैं, और डी है इसमें संयुक्त अक्षरों का प्रयोग अनिवार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अमात्रिक शब्द के संदर्भ में सही रूप में कहा गया है कि इसमें अस्वरों का योग होता है। अमात्रिक यानी कोई मात्रा नहीं होती है, कोई मात्रा नहीं का मतलब केवल अ होगा जिसकी कोई पृथक मात्रा नहीं दिखाई देती है, यानी प्रत्येक व्यंजन बिना स्वर के अधूरा क होता है, यानी आधा क। अमात्रिक शब्दों में व्यंजनों के साथ अस्वर जुड़ा होता है, जैसे महल में आधा म और ह, आधा ह और अ, आधा ल और अ, तब जा कर के महल बनता है, जिसकी अपनी कोई अलग दृश्य मात्रा नहीं होती है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्नलिखित में से किस शब्द में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे ऑप्शन में देखने से इसमें बड़ी है, बड़ी है, बड़ी है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिन में छोटी ई की मात्रा, दिन शब्द में द के साथ छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है, बाकी शब्दों में बड़ी की मात्रा का प्रयोग हुआ है। अब अगला है, अचरज किस कोटि का शब्द है? मात्रिक शब्द, अमात्रिक शब्द, संयुक्त शब्द, विदेशज शब्द। देख रहे हैं कि अचरज में कोई मात्रा नहीं लगी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमात्रिक शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। यानी आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कृषक शब्द में किस स्वर का प्रयोग हुआ है? तो जब हम लोग री पढ़ते हैं तो री की मात्रा ऐसे लगती है, यानी क में री की मात्रा ये लग गई है, तो क्री हुआ है, यानी कृषक। यानी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए। यानी क्री में क के नीचे री स्वर की मात्रा लगी हुई यह एक शब्द, यह मात्रिक शब्द है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द में ऊ की मात्रा का सही प्रयोग हुआ है? ऊ की मात्रा, तो ऑप्शन में देखने के अनुसार कोमल सही है, कोमल में ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, यानी कोमल में क के साथ ऊ की मात्रा है, जबकि अन्य शब्दों में औ की मात्रा लगी हुई है। आगे हम लोग देखेंगे कमल, घट, टमटम, सर्कस, इन शब्दों में क्या समानता है? यानी सभी क्या हैं? अमात्रिक शब्द हैं, इसमें किसी में भी मात्रा नहीं लगा है। आगे हम लोग देखेंगे कि इन सभी शब्दों को बिना मात्रा किसी दृश्य मात्रा में के केवल वर्डों को जोड़कर बनाया गया, इसलिए अमात्रिक शब्द श्रृंखला है। वाक्य रचना से हम लोग अब संबंधित प्रश्नों को देखेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पे यहाँ पे कितने होते हैं? 3, 6, 8, 5। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है। अर्थ के आधार पे कितने होते हैं? 8 होते हैं। लोग 3 आंसर करके आते हैं, तो ये रचना के आधार पे होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 सही है। और रचना के आधार पे पूछ दे तो या प्रयोग के आधार, रचना के आधार पे 3 हो जाएंगे। तो अब इसका आंसर कितना होगा? अर्थ के आधार पे कितने होते हैं? 8 होते हैं। इनका नाम भी हम लोग देख लेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विषम्यादिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। ये 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। रचना या स्वरूप के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अभी हमने बताया कितने होते हैं? 3 होते हैं। रचना के आधार पर पूछे तो 3 होते हैं। ये कौन कौन 3 होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र या मिश्रित वाक्य। कितने होते हैं? 3 होते हैं रचना के आधार पर, सरल, संयुक्त और मिश्र। इन दोनों क्वेश्चन को हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में श्योर है कि आएगा आपके एग्जाम में, या फिर इसका कोई उदाहरण आ जाए। हिंदी, यदि परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, यह किस प्रकार का वाक्य है? यदि परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, यानी एक घटना होने के बाद दूसरी घटना घटित हो रही है, तब इसे हम लोग मिश्र वाक्य कहते हैं। जब एक घटना कोई हो तो अब दूसरी घटना घटित हो तो वह क्या होती है? मिश्र वाक्य होती है। जैसे
यदि आप परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। यदि आप पढ़ोगे तो टेट की परीक्षा में अवश्य पास होंगे। यदि तो आ गया। यदि आप अच्छा से आंसर शीट फिल करेंगे तो आपका सही होगा, यानी एक कार्य करने के बाद दूसरा घटित होगा। यदि आप परीक्षा सेंटर पे जाएंगे समय से, यदि आप समय से परीक्षा सेंटर पे जाएंगे तभी पेपर में सम्मिलित हो पाएंगे। तो ये क्या है, एक घटना है वहाँ पहुँचना, तब जा कर के दूसरी घटना हो रही है, यानी एक घटना होने के बाद दूसरी घटना घटित होती है तो वह मिश्र वाक्य होता है। सरल वाक्य यानी एक क्रिया और एक कर्ता होता है, सीधा सीधा। जैसे राम आता है, राम जाता है, सोहन सीता खेलती है, यह क्या है, सरल वाक्य हो जाएगा। और दो उपवाक्य और तथा एवं से जुड़े होंगे तो वह संयुक्त वाक्य होता है। और संयुक्त वाक्य दोनों वाक्य एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन मिश्र वाक्य में स्वतंत्र नहीं होते, एक पे दूसरा निर्भर होता है। तो यही तीनों प्रकार के वाक्य होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसकी थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो, जैसे यदि, तो, जो, वह, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, ये सब इसके उदाहरण हैं मिश्र वाक्य के। आगे हम लोग देखेंगे कि वाक्य के मुख्य रूप से कितने अंग होते हैं। तो 2, 3, 4 कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या है, 2। उद्देश्य और विधेय होता है। उद्देश्य किसे कहते हैं, जो कार्य को करने वाला होता है वही उद्देश्य होता है, यानी हम लोग इसको कर्ता कह सकते हैं। कर्ता को छोड़ करके जिसके बारे में अन्य सब बातें कही गई वो सब विधेय होता है, यानी कर्ता को छोड़ करके अन्य सभी क्या होता है, विधेय होता है। यानी वाक्य के मुख्य रूप से 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जैसे सोहन खाता है, चाहे सोहन गीत गाता है, तो सोहन क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा, और गीत गाता है विधेय हो जाएगा। हम परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो हम क्या हो जाएगा, उद्देश्य। अब परीक्षा की तैयारी करते हैं, यह विधेय हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए व्याख्या। वाक्य के 2 मुख्य अंग होते हैं, उद्देश्य यानी ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब उद्देश्य और प्रेडिकेट मतलब विधेय। उद्देश्य उसे कहते हैं जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यानी कर्ता, और विधेय उसे कहते हैं उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, यानी जो कुछ कहा जाएगा उद्देश्य के बारे में वह विधेय हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम लोग देखेंगे। राम ने कहा कि वह कल दिल्ली जाएगा। इस वाक्य में कि वह दिल्ली जाएगा क्या है, यह प्रधान उपवाक्य है, मिश्रित उपवाक्य है, सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। राम ने कहा कि कल वह दिल्ली जाएगा, तो यह कैसा है, आश्रित उपवाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कि से शुरू होने वाला उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य होते हैं। जो प्रधान उपवाक्य राम ने कहा पर आश्रित है, यानी राम ने कहा तो पहले को कहा है कि हम दिल्ली जाएंगे, यानी एक के बाद दूसरा हो रहा है। सत्य बोलो परंतु कटु ना बोलो, यह किस प्रकार का वाक्य है, सत्य बोलो परंतु कटु ना बोलो। तो यह किंतु, परंतु, या, तथा, एवं से जो शब्द जुड़ते हैं वह संयुक्त वाक्य होते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य का आंसर हो जाएगा। संयुक्त वाक्य पहचानने के लिए हम लोग याद रखेंगे कि परंतु और किंतु या, इसलिए से जो कोई भी शब्द जुड़ा मतलब 2 उपवाक्य जुड़े रहें तो वहाँ पे क्या होगा, संयुक्त उपवाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है। जहाँ 2 स्वतंत्र वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय परंतु और किंतु या इसलिए द्वारा जुड़े होते हैं तो वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, अर्थ के आधार पर वाक्य कैसा है। अरे इतनी बड़ी लंबी रेलगाड़ी, तो यहाँ पे क्या है, आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, विषम्यादि बोधक। जहाँ पे आश्चर्य की बात होगी तो वहाँ पे विषम्यादि वाचक वाक्य होता है। जिस वाक्य से आश्चर्य, शोक, हर्ष, घृणा आदि के भाव प्रकट हो तो वहाँ विषम्यादि सूचक का प्रयोग होता है, वह विषम्यादि वाचक वाक्य कहलाता है। अरे वह गिर गया, तो अरे जो अचानक हम बोलते हैं, बिना सोचे समझे बोलते हैं, जो अचानक हमारे मुंह से गिर जाता है
वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो ऐसे हम लोग जो बोलते हैं तो वह क्या होता है, विषमयादि बोधक चिन्ह होता है। विषमयादि वाचक का ये चिन्ह भी है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये परीक्षा में चिन्हों से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे इसको क्या कहते हैं, अल्प विराम कहते हैं। हाँ, इसको क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कामा को जो हम लोग इन्वर्टेड कामा कहते हैं, इसको उद्धरण चिन्ह कहते हैं। एक रहेगा तो इकहरा उद्धरण, यदि दो ऐसे रहे तो दोहरा उद्धरण कहते हैं। ये बड़ा रहे तो विवरण चिन्ह होता है। इसको प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, इसको तुल्यता चिन्ह कहते हैं। तो ऐसे जो चिन्ह महत्वपूर्ण चिन्ह हैं तो उनको भी याद रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। शायद आज वर्षा होगी, यह वाक्य किस कोटि में आएगा? आज्ञा दिया जा रहा है कि इच्छा प्रकट किया जा रहा है कि संकेत किया जा रहा है कि संदेह प्रकट किया जा रहा है? इस वाक्य में क्या है, संदेहवाचक है। शायद आज वर्षा होगी, ये नहीं पता है कि होगी कि नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे संदेह है कि शायद आज वर्षा होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, संदेहवाचक। जिस वाक्य में किसी कार्य के होने में संदेह या संभावना प्रकट हो, जैसे शायद, संभवतः, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। तो ये मित्रों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें मोटिवेशन मिलता है। कर ही दीजिए मित्र, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आशा है कि यह 30 जो महत्वपूर्ण हैं एमसीक्यू के रूप में आपकी यूपी टेट प्राइमरी की परीक्षा के या फिर मिडिल की परीक्षा में बहुत मददगार साबित होंगे। आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए हमारे चैनल ज्ञान गंगा पाथ के हिंदी विषय की वीडियो और प्रैक्टिस सेट देखते रहें। अभी बहुत सारी वीडियो हम लेकर के आएंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। धन्यवाद मित्रों।